गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की आगे की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट से संबंधित है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए इस पर क्या न्यूज आई है। इस पर जो न्यूज आई है वो ये है कि जो डिजिटल भुगतान फर्में होती हैं उनके द्वारा, जो डिजिटल भुगतान फर्में हैं डिजिटल भुगतान फर्मों द्वारा यूपीआई और रुपए नेटवर्क पर होने वाले लेन देनों पर प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है। ये क्या होता है? मांग की जा रही है। देखिए मित्रों, ये है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा रेट है जो व्यापारियों द्वारा, जो डिजिटल भुगतान फर्में हैं, जैसे वर्तमान समय में जैसे हम लोग गूगल पे और पेटीएम, रुपे, ये जो ऐप्स यूज करते हैं वो यूपीआई पर बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसके लिए जो चार्ज है उसकी मांग करने की बात की जा रही है कि ये जो होने वाला लेन देन है उस पर, क्योंकि अभी 2020 में 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार जो करने वाले व्यापारी हैं उनको एमडीआर लगाए बिना ग्राहकों को कम लागत पर विकल्प प्रदान किया गया। मतलब कि 50 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन करने वाले व्यापारी थे उनको फ्री कर दिया गया, मतलब उन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू नहीं होता था। तो हमारी ये पहली खबर रही मर्चेंट डिस्काउंट रेट से संबंधित। हमारी जो दूसरी खबर है वो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट से संबंधित है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ये जारी कौन करता है और इसमें कहा क्या गया है? ये जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें ये कहा गया है कि 2020 और 21 में यदि जो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी फैली, अगर उसको ठीक करने वाले जो टीके हैं, जो वैक्सीन हैं, अगर उनकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो जाती है तो जो हमारी ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें 4% की वृद्धि होने की संभावना है। और जबकि भारत में ये कहा गया है कि 2020 और 21 की ड्यूरेशन में 9.6% अर्थव्यवस्था में कमी की संभावना है। ये हमारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट है, विश्व बैंक के द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से संबंधित है। हम इसको देखते हैं ये क्या है। ये भारत रसिया से खरीदने जा रहा है
या इसकी पहले से ही साइन हो चुकी है डील भारत और रसिया के बीच में S-400 मिसाइल। ये जो मिसाइल सिस्टम है S-400, ये रसिया से के द्वारा निर्मित होने के कारण अमेरिका और भारत के मध्य कुछ रिश्तों में बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका भारत पर शायद सैंक्शंस लगा सकता है। तो हम S-400 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो मिसाइल है वो करती क्या है, उसका काम क्या। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये जो है हम रसिया से इसको खरीदने जा रहे हैं। ये 4th जनरेशन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये चौथी पीढ़ी की सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके द्वारा जो है, इसकी जो रेंज है पहले ये जान लेते हैं। 400 किलोमीटर इसका परास है, और उसके साथ साथ ये 30 किलोमीटर की हाइट तक जो मिसाइल, जहाज और ड्रोन जो उड़ रहे होते हैं उनको मार गिराने में सक्षम है। तो ये सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये हमारा S-400 से संबंधित, ये हम रसिया से खरीदने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो फ्लेक्थिन एनहाइड्रेट से संबंधित है। एनहाइड्रेट ये है क्या? फ्लेक्थिन एनहाइड्रेट जो है ये रूस से आयातित एक पदार्थ है, जिसका उपयोग मुख्यतः रंगों में, पॉलिएस्टर के निर्माण में, और जो रेजिन होते हैं और रंजकों में किया जाता है। इस पर क्या हो रहा था, इस पर जो हमारे भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का संबंध क्या होता है? कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु, सपोज करिए, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि एक देश ए है, एक देश बी है। ए के द्वारा एक्स वस्तु का बहुतायत में उत्पादन किया जा रहा है, और उस देश में इसकी उत्पादन लागत 10 रुपये है एक यूनिट की। और अगर ए देश जो है उसको सब्सिडाइज करके बी देश में 8 रुपये में उपलब्ध करवाने का प्रयास करे या 7 रुपये में उपलब्ध कराने का प्रयास करे, तो कम लागत पर, यानी कि लागत उसकी 10 रुपये है और वो फिर भी उसको कम कॉस्ट पर बेचने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो सब्सिडी दे रहा है। ए देश जो है वो अपने प्रोडक्ट को सब्सिडी दे रहा है, तो बी देश करता क्या है, इसके ट्रेड को कम करने के लिए या अपने देश में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बचाने के लिए इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर देता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी भी हो सकती है, हो सकता है कि 100%, 110%, 120% ये बढ़ा के इस वस्तु का कीमत 12-15 रुपये कुछ भी कर सकती है। मतलब कि एंटी डंपिंग ड्यूटी विदेशी देश के द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जा रही होती है उसको काउंटर करने के लिए अपनाया गया एक साधन होता है। तो ये हमारा फ्लेक्थिन एनहाइड्रेट के द्वारा, इसका उपयोग हमने बताया रंगों, रंजकों, रेजिन के निर्माण में और फाइबर के निर्माण में किया जाता है। तो ये रूस से आयातित हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ने इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो गंगा डॉल्फिन के ऊपर है। गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में क्या इशू आया है? गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में ये आया है, IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले गंगा डॉल्फिन के बारे में पढ़ लेते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन।
तो हम देखेंगे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको डाल दिया गया इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और जो भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में है। इसके साथ साथ गंगा डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन के साथ साथ में भारत के कुछ और जलीय जीव हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे गंगा सार्क, घड़ियाल। घड़ियाल मुख्यतः जो होते हैं वो चंबल नदी में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो हम्पबैक, ये जो हम्पबैक होते हैं वो कावेरी नदी तंत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जलीय जीव रहे। तो हम गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ सीख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो गंगा डॉल्फिन रिवर है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाने वाली एक जलीय जीव है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके साथ साथ इस पर एक रिसर्च करने के लिए, इसकी आबादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा बिहार के भागलपुर में एक गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है, और ये किस क्षेत्र में है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य में स्थित है। तो ये विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भागलपुर बिहार में स्थित है। ये हमारी गंगा डॉल्फिन से संबंधित न्यूज रही। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है दिल्ली सरकार ने कोंकणी भाषा अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो कोंकणी भाषा से संबंधित सीख लेते हैं। कोंकणी भाषा क्या है? देखिए, भारतीय संविधान की जो शेड्यूल्ड 8 है, अनुसूची 8 है, उसमें भारत की जो भाषाएं हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में अनुसूची 8 में भारत की 8 भाषाएं शामिल, 22 भाषाएं शामिल हैं। तो हम देखते हैं इस आर्टिकल कोंकणी भाषा से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कोंकणी भाषा अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो कोंकणी जो है वो हमारी 1992 में जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, उसमें कोंकणी, उसके साथ साथ में नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को शेड्यूल 8 में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो इसके बाद में 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान के अनुसूचित 8 में डाला गया। तो हम देखेंगे वर्तमान समय में जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान की शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट में आती हैं। इस लिस्ट को अगर हम एक बार देखना चाहें तो 4 ये हो गई और 3 ये, 7 लैंग्वेज ये हो गई। बची हुई जो हैं उसमें असमिया है, लिख लेते हैं हम लोग इसको, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, तमिल और तेलुगु, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
ये हमारी जो भाषाएं हैं देखेंगे तो सिंध, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 22 भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में रिजर्व की गई, संरक्षित की गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो संबंधित है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। इसको अगर हम शार्ट में कहें तो NCA और VES नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सांख्यिकी और प्रोग्राम क्रियान्वित मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें क्या है, इसकी जो फंडिंग है बेसिकली वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा की जाएगी। और इससे मतलब समझने का प्रयास करते हैं। इसका है मतलब कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों चीज़ों को अप्लाई करने का यहाँ पर काम किया जाएगा, को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये है, इसकी जो फंडिंग है वो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के द्वारा की जा रही। इसमें जो देश आते हैं इस सर्विस में, इसमें ब्रिक्स देशों में केवल रूस को छोड़कर मैक्सिको ऐड कर दीजिए, ये देश आते हैं। तो हाँ देखेंगे भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और मैक्सिको, ये 5 देश हैं इस सर्विस के अंतर्गत आते हैं। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके साथ साथ में UN स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भारत में लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजाइनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम देख लेते हैं क्या है। रक्षा मंत्री जी ने, जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजाइनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। ये एक नई संस्था है। इसका काम क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली भारत में जो नेवल फील्ड है, जो समुद्री या कहें कि नेवी जो है, उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो समुद्र से संबंधित मिसाइल नेविगेशन और प्रणालियाँ होती हैं, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। तो हम देख लेते हैं क्या है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, हमने बता ही दिया। इसका काम क्या है, इसका काम ये है
जो भारत में नई नई तकनीकी से संबंधित है, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन करेगी। तो उसके साथ में हम कहेंगे कि जो नई तकनीकों को, प्रौद्योगिकी को विकसित करना और उसे नेवी को सौंपना, ये इसका काम होगा। इसके बाद हमारा एक इंडेक्स आया है, दूसरा इंडेक्स है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, देखिए ये हर महीने रिलीज होने वाला है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका काम क्या है? ये मुख्यतः ये करने का प्रयास करता है कि जो खाद्य योग्य अनाज होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, उनकी विश्व जो बास्केट तैयार की जाती है उसकी विश्व स्तर पर कीमतों में वेरिएबिलिटी को दिखाता है। और ये इसका जो बेस ईयर है वो 2014 और से 16 है इसका बेस ईयर। वर्तमान समय में इसका देखेंगे कि दिसंबर का जो डाटा आया है उसमें कहा गया है कि जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है वो दिसंबर में 107.5 था, जो कि नवंबर से कुछ ज़्यादा है। नवंबर में इसकी जो इंडेक्स था वो 105.2% था। तो हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके जो सदस्य देश हैं वो 197 देश हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इटली, रोम। ये हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इशू रहा। हमारा एक नेक्स्ट जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रवासी भारतीय दिवस पर है। तो प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो मनाया इसलिए जाता है क्योंकि उसी दिन मतलब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। तो इस बार ये मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। इसको प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय है। तो हम देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था ये 2003 में। 2003 से ये प्रतिवर्ष हो रही थी, लेकिन इसको 2015 से बाइनेरियल कर दिया गया, मतलब 2 वर्षों में एक बार ये आयोजित की जाती है। 2 वर्षों में एक बार। इसका कंटेक्स्ट बता ही दिया है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। इसके उपलक्ष्य में भारत की जो सरकार है, भारत का विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज करता है। तो हमारा ये है जो पिछले 1-2 दिनों की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ें इसमें कवर की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।